तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से चल रही है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। देखो, जो छोटी-छोटी भूल हैं, वो कभी-कभी क्या हो जाता है कि जब एग्ज़ाम सेंटर में कर जाते हो आप, तो अच्छी खासी तैयारी भी पूरी साल भर की चौपट हो जाती है। इसीलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की है कि उन भूलों से आप बचिए, क्योंकि सारे कोर्स को रिवीजन मारना एक बार में बहुत कठिन हो जाता है। तो अब क्या किया जाए जिससे हम परमानेंट उस सब्जेक्ट से जुड़े रहें और उसके क्वेश्चंस भी हमारे गलत ना हो। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रात्रि 9:30 बजे पर डे आपको ये क्लास मिलेगी। और इस क्लास का नाम है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर, अर्थात 365 दिन हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें एक वीडियो आपको मिलेगी, उस वीडियो के एमसीक्यू भी मिलेंगे। ये इसकी खास विशेषता है। और पीडीएफ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐप में आपको पीडीएफ मिले इसका, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो लेकिन तब तक आप लोग, जब तक पीडीएफ नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, तब तक आप करिए कोशिश कि हमारी वीडियो देखिए और वीडियो के माध्यम से नोट करने की कोशिश करिए और इसी तरीके से ये क्लास चलती रहेगी। क्योंकि देखिए, परीक्षा जैसे-जैसे नज़दीक आएगी, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, आप सारी क्लासेस नहीं देख पाएँगे। इसलिए धीरे-धीरे कछुए की चाल चलते हुए हमें आगे बढ़ना है और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा सिलेक्शन, बशर्ते अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रख पाते हैं, तब फिर सिलेक्शन गड़बड़ाता है। सिलेक्शन वास्तव में हो सकता है विद्यार्थी का, अगर वो अपने ऊपर भरोसा रख ले। लेकिन होता क्या है कि आसपास का वातावरण या फिर सामाजिक दबाव, जिसके कारण से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और अच्छी खासी तैयारी भी चौपट हो जाती है। तो उसी सामाजिक दबाव को अलग करना है, आसपास के वातावरण के जो नेगेटिव लोग हैं उनको अलग करना है। तैयारी पूरी हो चुकी है आपकी, आप चिंता मत करिएगा, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, बस एग्जाम देने जाइए पूरे जोश और खरोश के साथ में। बस यूपीएससी का एग्जाम के केवल और केवल 12-13 दिन बचे हैं अब, और 10-12 दिन बचे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से अब करते हुए, बहुत मेहनत से करते हुए चलना है। चिंता मत करिए, तुरंत के तुरंत यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, बिहार वाले बिहार की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तुरंत के तुरंत, ब्रेक नहीं लेना है इस बार, क्योंकि हम भी ब्रेक नहीं लेंगे। 365 दिन आपकी ये क्लास चलेगी, 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास। ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुजनेट वक्र, कुजनेट कर्व्स। ठीक है? ये कर्व वास्तव में केवल और केवल जो है वो विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कई तरह के कर्व रिप्रेजेंट करता है कुजनेट वक्र। पर्यावरण के साथ भी आता है, पर्यावरणीय कुजनेट कर्व। ये शिक्षा के लिए भी आ रहा है, एजुकेशनल कुजनेट वक्र अर्थात कर्व, इस तरह से भी आ रहा है। लेकिन सबका सिद्धांत वही है, पहले बढ़ाना और फिर घटा देना। वो हम आपको बता देंगे तो अपने आप ही आप समझ जाओगे कि हाँ, बिल्कुल सबका सिद्धांत एक ही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबका थ्योरी लगभग एक तरह से सभी सिद्धांतों में एक ही तरह से दर्शाया गया। लेकिन क्वेश्चंस जो हमारा ये स्टार्ट होता है टॉपिक, उससे पहले हम क्या कराते हैं? उससे पहले कराते हैं कि आप बताइए पहले क्वेश्चंस जो क्या होंगे उसका आंसर। क्वेश्चंस को हम सबसे पहले पूछते हैं, तो क्वेश्चंस का पहले आंसर बताइए। हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर कर लेते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्या है? कुजनेट वक्र की अनुभवजन्य जांच में क्या चुनौतियां हैं, मतलब कुजनेट वक्र की अनुभवजन्य जो जांच होती है उसमें क्या चुनौतियां आती हैं। कुजनेट वक्र के सामने क्या चुनौतियां आती हैं? जैसे पहला है ऑप्शन, विभिन्न देशों के बीच तुलनीय और
विश्वसनीय आय असमानता डेटा की कमी है। खा है, आर्थिक विकास को सटीक रूप से मापने की कठिनाई है। गा है, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी परिवर्तन जैसे अन्य कारकों के प्रभाव को अलग करना मुश्किल है। और घा है, उपयुक्त सभी। अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, फटाफट आंसर बताओ। तब तक हम कुजनेट कर्व की बात करते हैं, ठीक है? और कुजनेट कर्व की बात करते हैं और इसी के बेस्ड अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप इसका आंसर बता देंगे, हम भी बता देंगे आपका इसका आंसर। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये कुजनेट साहब हैं कौन? ये अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनका नाम है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स इनका नाम है। इनको 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो बड़ी चर्चा में ये निकल कर आ गए थे, साइमन कुजनेट्स। और इनका जो नोबेल पुरस्कार था वो उनके आर्थिक विकास के शोध पर था। वो उनके आर्थिक विकास के शोध पर था। 1955 ईस्वी में उन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था जिसका नाम था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम अनइक्वलिटी के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें इन्होंने उस विकास के सिद्धांत को, अर्थात आर्थिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और प्रस्तुत करते हुए चीजों को रिप्रेजेंट किया था इनके द्वारा। अब जाहिर सी बात है कि साइमन कुजनेट्स के द्वारा क्या आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया गया था जिसके कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और ये बड़ी चर्चा में आए। और आज इनका सिद्धांत क्या वास्तव में प्रासंगिक है? आज इसकी चर्चा करना क्या उचित है आज के परिप्रेक्ष्य में? और इस विचारधारा का जन्म कैसे हो रहा है, किस तरह से निकल कर आ रही है ये विचारधारा, इस तरह की बात आपके दिमाग में गूंजने लगी हो। साइमन कुजनेट्स के द्वारा 1950 और 60 के दशक में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसे कुजनेट बक्स के नाम से जाना जाता है, और ये आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत सिद्धांत था जिसने अर्थव्यवस्था में आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंध दर्शाने वाला एक ग्राफ प्रस्तुत किया और उस संबंध को दर्शाते हुए अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया। किस किस के बीच में? आय असमानता और दूसरा आर्थिक विकास, इसके साथ संबंध बताते हुए चीजों को रिप्रेजेंट किया गया इनके द्वारा। तो 1950 और 60 के दशक में जब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इनके द्वारा आया, तो ये रिप्रेजेंटेशन जब आया तो उस ग्राफ में क्या था, उस सिद्धांत में क्या था जिसके कारण से इन्हें चर्चा में लाया गया? तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इनका जो कुजनेट वक्र था अर्थात कर्व था, ये उल्टा यू आकार के बनने की तरफ था। ठीक है, वास्तव में कुजनेट वक्र एक उल्टा यू आकार का एक ग्राफ होता है और ये कहता है क्या कि जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है, प्रारंभिक चरण में आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं, लेकिन एक बिंदु के बाद में ये घटने लगती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होगा, ठीक है, असमानता पहले तो बढ़ेगी, असमानता पहले तो बढ़ेगी, ठीक है, पहले बढ़ेगी असमानता और फिर धीरे धीरे असमानता कम हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगी? असमानता कम हो जाएगी, असमानता कम हो जाएगी। इस पर बेस्ड होकर इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। और किस आकार का था ये कुजनेट वक्र? उल्टे यू आकार का था, उल्टे यू आकार का। मतलब कह रहे हैं क्या कि एक तरफ जीडीपी की ग्रोथ रेट है, जीडीपी की ग्रोथ रेट है एक तरफ, और दूसरी तरफ है क्या? इनकम अनइक्वलिटी अर्थात असमानता है। इनकम अनइक्वलिटी है अर्थात असमानता है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ इनकम अनइक्वलिटी है तो दूसरी तरफ जीडीपी की ग्रोथ है। कहते हैं क्या? जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है,
जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। तो आर्थिक विकास जैसे जैसे होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है, अर्थात असमानता बढ़ती जाती है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था में, और टर्निंग पॉइंट के बाद असमानता कम होना शुरू हो जाती है। असमानता कम होना शुरू हो जाती है, एक टर्निंग पॉइंट के बाद में असमानता कम होना शुरू हो जाती है। इस बात को रिप्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और ये असमानता को उन्होंने गिनी कोफिशिएंट अर्थात गिनी गुणांक के रूप में, रिप्रेजेंटेशन के रूप में इसको दर्शाया है। कैसे दर्शाया? गिनी गुणांक के रिप्रेजेंटेशन के रूप में इसको दर्शाया है, और उसको दर्शाते हुए चीजों को रिप्रेजेंट किया गया। अब आपके समझ में ये आ रहा होगा गिनी गुणांक एक तरह से निकलता कैसे, गिनी गुणांक निकलता कैसे है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये देखो, एक तरफ असमानता है और दूसरी तरफ है जीडीपी। दूसरी तरफ है जीडीपी, एक तरफ असमानता है तो दूसरी तरफ क्या है? जीडीपी है। ठीक है, कहते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ होता है, जैसे जैसे ग्रोथ अर्थात जीडीपी बढ़ती है, उसी तरह से असमानता बढ़ती है, और फिर असमानता धीरे धीरे कम हो जाती है एक टर्निंग पॉइंट के बाद में। ये इनका जो ग्राफ है वो कैसा है? उल्टा यू आकार का है। कुजनेट वक्र कैसे बनता है? उल्टे यू आकार का बनता है, इस बात को याद रखना। अब ये इस बात को कैसे समझा रहे हैं? कैसे समझा रहे हैं? यहां बड़े आराम से इन्होंने समझाया। बड़े आराम से क्या समझाया कि देखो भैया, सबसे पहले जब हमारा प्रारंभिक चरण होता है, ये होता कैसे? प्रारंभिक चरण होता है अर्थात देश कृषि से उद्योग की तरफ जा रहा होता है। देश कहां? कृषि से, अर्थव्यवस्था से कहां की तरफ जा रहा होता है? उद्योग की तरफ एक तरह से जा रहा होता है अर्थव्यवस्था में। ठीक, और जब उद्योग की तरफ जा रहा होगा तो ऐसी कंडीशंस में कृषि के श्रमिकों का पलायन हो रहा होगा उद्योग की तरफ। कृषि के श्रमिकों का पलायन कहां हो रहा होगा? उद्योग की तरफ हो रहा होगा, यहां। और ऐसी कंडीशंस में जब पलायन इधर हो रहा होगा तो शहरी क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित हैं, वहां के श्रमिकों की आय बड़े तेजी से बढ़ रही होती ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों की अपेक्षा, क्योंकि ये तो कुशल भी नहीं होंगे जो कृषि क्षेत्र के जाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों की आय बड़ी तेजी से, ग्रामीण क्षेत्रों की आय की तुलना में शहरी क्षेत्रों की आय बड़ी तेजी से बढ़ती है। फलस्वरूप जब हम देखते हैं तो शहरी क्षेत्र में असमानता बड़ी तेजी से क्या होती है? दिखाई देने लगती है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में बड़ी तेजी से दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण होता है, ठीक, फिर शहर में पहुंचकर व्यक्ति थोड़ा कमाता है, कमाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में निवेश होता है, और जब निवेश होता है तो सरकार जैसे एक तरह से इस तरह के निवेश और सब चीजें करती है, जैसे ही यहाँ पर विकास, औद्योगिकरण की प्रक्रिया होती है, तो ये असमानता धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इस तरह से तो पहले चरण में औद्योगिकरण की जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो पलायन बढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय कम, शहरी क्षेत्र के लोगों की आय ज्यादा होती है, इसीलिए असमानता का एक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बाद में सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, सरकार के द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी अपनाई जाती है, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पॉलिसी अपनाई जाती है, जिससे धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में असमानता कम होते हुए दिखाई देती है। और ये असमानता इस तरह से यहां पर कम होते हुए दिखाई देती है, कैसे? कि प्रारंभिक चरण में असमानता में वृद्धि हुई क्योंकि उद्योगों का लाभ कुछ वर्गों तक ही सीमित होता है, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ये अंतर स्पष्ट दिखता है। और मध्य क्षेत्र में फिर क्या होता है? चरम असमानता हो जाती है, इससे ज्यादा असमानता नहीं होगी। फिर क्या होता है? क्या कि शहरीकरण हो रहा होता है, शिक्षा, पूंजी और संचय की कंडीशन आती है, और फिर परिपक्व अवस्था में असमानता में कमी आने लगती है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन, सरकार की कुछ सामाजिक कल्याण की नीतियां आती हैं, सरकार एक तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर आती है, और इस तरह से असमानता कम होती जाती है। इस तरह से चरण बाई चरण तरीके से रिप्रेजेंट किया गया उनके द्वारा, और रिप्रेजेंट करके चीजें रिप्रेजेंट की कि कृषि से उद्योग की तरफ, उद्योग से सेवा की तरफ आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है।
ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लोग ग्रामीण श्रमिक शहरी क्षेत्र की ओर जाते हैं, जिससे असमानता आरंभ में बढ़ती है। फिर राजनीतिक दबाव होता है, और राजनीतिक दबाव होता है, मध्य वर्ग का विस्तार हो रहा होता है, और सामाजिक समानता के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी अपना लेती है सरकार, प्रगतिशील कर व्यवस्था ले आती है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं ले आती है, स्वास्थ्य शिक्षा पर निवेश करती है सरकार, और असमानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को बड़े आराम से कुजनेट साहब ने लागू कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुजनेट साहब की केवल और केवल क्या है, तारीफ ही होगी कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। इसका मतलब है क्या कि देश में अगर विकास हो रहा है तो असमानता बढ़ेगी बढ़ेगी। देश में विकास हो रहा है, असमानता बढ़ेगी बढ़ेगी। फिर तो कुजनेट साहब एक तरह से जो लिख कह रहे हैं, वो अगर असमानता अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है भारत में, तो हम कहेंगे क्या बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा भविष्य में तो असमानता कम हो जाएगी। भविष्य में तो असमानता कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कुजनेट साहब की आलोचना भी है। कुजनेट साहब की क्या है, आलोचना भी है कुजनेट साहब की, कि भैया कुजनेट साहब ने जो कहा है वो 100% सही नहीं है। सभी देशों में ये व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, सभी देशों में एक तरह से इसे लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे भारत के सामने अगर देखा जाए तो असमानता विकास के साथ में ही चलती जा रही है और बढ़ती जा रही है असमानता, जबकि भारत विकास की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। विकास की स्थिति अमेरिका में आज भी असमानता बनी हुई है, आज भी असमानता बनी हुई है। अमेरिका में असमानता कम नहीं हुई है, अमेरिका में। दूसरा, कहते हैं सरकार यहां पर क्या करती है, सरकार वास्तव में कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रीडिस्ट्रीब्यूशन की नीति अपनाती है, लेकिन वास्तव में सरकार जो है वो इस तरह की नीति तो अपनाती है, लेकिन कुछ देशों में इस तरह की नीति जब अपनाती है तो कुछ बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दे देती है सरकार, तो मामला गड़बड़ा जाता है। कैसे बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दे दे, जैसे राजनीतिक और सामाजिक कार्य, जाति लिंग के आधार पर वो व्यवस्थाएं करना शुरू कर देती है, नस्ल के आधार पर व्यवस्थाएं करना शुरू कर देती हैं। तो इन सब क्षेत्रों पर आधारित जब व्यवस्थाएं करती है तो कुछ लोगों को नस्ल के आधार पर या लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर छोड़ देती है कि नहीं, इनके लिए नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा क्या कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो थोड़ा सा उभरती हुई दिखाई देने लगती हैं, डेवलपमेंट के रूप में दिखाई देने लगती हैं, तो कहा जाता है इनको आरक्षण से हटाओ, इनको नहीं चाहिए, नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो वास्तव में अगर देखा जाए जो जनरल में है वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बहुत से ऐसे जनरल के लोग हैं जो आर्थिक रूप से सच में बहुत कमजोर हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये भी एक दिक्कत आती है। तो ये भी यहां पर क्या है, कमी के रूप में आता है, इसकी आलोचना के रूप में आता है। उन पर ध्यान नहीं दे पाता है ये। भाई जरूरी नहीं है जहां जाति नस्ल और लिंग की बात आ जाएगी तो हो सकता है असमानता कम ना हो, फिर विकास के साथ में असमानता बनी रहे। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव भी इसका भी नजरअंदाज कर देती है। जैसे 1991 के बाद में भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया बढ़ी, लेकिन असमानता भी बड़ी तेजी से बढ़ी। तो ग्लोबलाइजेशन के इस प्रभाव के कारण से हो सकता है असमानता बढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात है क्या, कुछ देशों में इसका मिला जुला मिश्रण एविडेंस देखा गया, उल्टा यू आकार का दिखाई नहीं वक्र। तो ये इसकी आलोचना के रूप में यहां पर रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है, आलोचना के रूप में रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है। सभी देशों पर लागू नहीं हो रहा है। राजनीतिक और सामाजिक कारकों की अपेक्षा ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया गया है इसमें, और यहां पर इंपीरिकल एविडेंस मिश्रित है, अर्थात कुछ देशों में इसका यू आकार का पैटर्न देखने को नहीं मिला है। ठीक है, जैसे 1991 के बाद सुधारों में विकास दर तेज हुई, लेकिन आय असमानता भी बढ़ी है। ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीण पीछे रह गया है जिससे असमानता बनी रही। राजनीतिक नीतियां, सामाजिक योजनाएं मौजूद है लेकिन प्रभावशीलता बहुत कम है।
और गिनी कोफिशिएंट, भारत का गिनी गुणांक इसी के बीच है जो बढ़ती असमानता को दर्शा रहा है। ये एक तरह से कम नहीं हो रहा है असमानता का ग्राफ भी। तो ये भारत के लिए एक चुनौती बनकर उभर कर आ रहा है, ठीक है। अब वास्तव में क्या है कि इसकी जड़ें निकल कर कहां से आ रही हैं, ये एक विचार का प्रश्न है। अगर हम देखें तो इसकी जड़ें निकल कर कहां से आ रही हैं, किसकी? कुजनेट वक्र। तो कुजनेट वक्र की जो जड़ें हैं वो वास्तव में क्या है कि जो पहले के अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जो विचारधाराएं थी, उन्हीं से थोड़ा बहुत चेंज करके या उन्हीं से प्रेरित होकर इनकी विचारधारा बनी थी। चाहे वो क्लासिकल हो, नियो क्लासिकल हो, या यहां पर स्ट्रक्चरल या मार्क्सिस्ट, उन्हीं विचारधाराओं के एक मिश्रित से इस तरह की व्यवस्था बनी गई कुजनेट्स की। और इन्हीं के बेस पर एक मिडिल मार्ग प्रस्तुत किया गया विकास और असमानता का। इन्हीं के सिद्धांतों से थोड़ा बहुत लेकर, थोड़ी बहुत एक तरह से चीजों को हटाकर, उसके बेस्ड होकर ये सिद्धांत एक तरह से बनाया गया। और जब बनाया गया तो उस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स का हम विचारधारा देखें, इसमें कौन कौन से हैं अर्थशास्त्री? जैसे एडम स्मिथ हैं, रॉबर्ट रिकार्डो हैं, थॉमस माल्थस हैं। ये वास्तव में क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जाने जाते हैं। इनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था अपने आप संचालित होनी चाहिए, इस पर किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। इनविजिबल हैंड की बात कर रहे थे। और हमने यहां पर जब लेजर फेयर की नीति बताई है, एक वीडियो बनाया है लेजर फेयर का, तो लेजर फेयर की नीति बताई है, तो उस लेजर फेयर की पॉलिसी में हमने इनविजिबल हैंड की बात की है कि अर्थव्यवस्था अपने आप संचालित होती है, लोग अपने हितों से जुड़कर कार्य करते हैं और इसी कारण से अपने आप ही सामाजिक हित संचालित हो जाते हैं। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपने हित अपने आप ही सामाजिक हित एक तरह से सुनिश्चित हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था को चलने दो, अपने आप संतुलन बना लेगा, अपने आप संतुलन बना लेगा। और ये कहता है कि असमानता अगर स्टार्टिंग में दिख रही है तो कोई बात नहीं, भविष्य में असमानता जो है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि असमानता जो है वो स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। और वास्तव में क्या है कि उनके द्वारा ये बताया गया है कि भविष्य में हमारा जो चीजें हैं वो धीरे 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 आय के संतुलन में चली जाएंगी। वास्तव में इसी विचारधारा पर देखते हुए असमानता एक तरह से स्थायी नहीं है। असमानता, ठीक है, विकास की एक कीमत है, विकास के साथ असमानता आएगी आएगी, इस बात पर फोकस किया जाता है क्लासिकल जो विचारक हैं उनके द्वारा। और क्लासिकल विचारक है उनके द्वारा जब ये प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में कुजनेट वक्र जो है, कुजनेट कर्व जो है, इसी विचारधारा को दोहराता है। वो कहता है क्या, विकास के दौरान असमानता बढ़ती है और आगे चल के धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है, अर्थात शास्त्रीय अर्थशास्त्र से प्रेरित होकर इस तरह की विचारधारा का एक छोटा सा सिद्धांत हमें दिखाई देता है कि उससे भी थोड़ा प्रेरित होकर चीजें चलती हैं। नवशास्त्रीय दृष्टिकोण भी दिखता है। नवशास्त्रीय दृष्टिकोण एक तरह से कैसे दिखता है, क्या नवशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल जैसे लोग हैं, इसमें रॉबर्ट सोलो हैं, मिल्टन फ्रेडमन हैं, ये लोग नव क्लासिकल दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं और नव क्लासिकल रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं क्या कि वास्तव में क्या है कि व्यक्तियों के तर्कसंगत निर्णय सीमित संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करते हैं और सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाजार को खुला रहने दो, बाजार को खुला रहने दो, बाजार को एक तरह से इंटरफेरेंस मत करो, बाजार को इंटरफेरेंस मत करो, बाजार को खुला रहने दो, अमीर लोगों को और अमीर होने दो, धीरे धीरे अमीर लोग ही क्या करेंगे, नीचे के लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, धीरे धीरे अमीर लोग ही क्या करेंगे, निवेश करेंगे और निवेश करेंगे, निवेश करने के बाद में क्या है, खपत करेंगे, कर प्रदान करेंगे और समाज के सभी वर्ग उससे लाभान्वित हो जाएंगे, समाज के सभी वर्ग उससे लाभान्वित हो जाएंगे। और वो कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन का मतलब है धीरे धीरे क्या होगा,
व्यवस्था में विकास का जो मेन कंपोनेंट है वो पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाएगी, समाज उसी तरीके से आगे चल के समान हो जाएगा। मतलब कहते हैं कि अमीर अगर अमीर हो रहा है तो अमीरों के लिए क्या करिए, आप काम करिए और अमीरों के लिए काम करिए। अमीर अगर अमीर हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में अमीर को अमीर होने दीजिए। ये धीरे 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 फिर निवेश करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये अमीर होगा तो फिर निवेश बढ़ाएगा। ठीक है, निवेश बढ़ाएगा तो रोजगार आएंगे, रोजगार आएंगे तो इससे क्या होगा, रोजगार आएंगे तो रोजगार से अर्थव्यवस्था से लोगों की गरीबी दूर होगी और लोगों की गरीबी दूर होगी और इस तरह से लोगों की जब गरीबी दूर होगी तो उससे अर्थव्यवस्था संचालित होगी और संचालित होकर चीजें रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है क्या कि अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो अमीर और को अमीर होने की संकल्पना निकल कर आती है और अमीर को अमीर होने की संकल्पना जो निकल कर आती है जिस पर बेस्ड होकर काम किया जाता है। ठीक है, और जिस पर बेस्ड होकर काम किया जाता है और इस पर बेस्ड होकर जब काम किया जाता है तो इस तरह की चीजें निकल कर आती। अब कुजनेट-बक टिकल डाउन को एक सांख्यिकी गणितीय समर्थन देता है, सांख्यिकी गणितीय समर्थन देता है और कहता है कि जैसे जैसे जीडीपी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है समाज अधिक एक तरह से समान हो जाता है। और फिर कई बार ट्रिकल डाउन कभी नहीं होता है, जैसे भारत के देशों में असमानता बनी हुई है। समस्या ये है। तो एक तरह से क्या है कि ये भी कह रहा है कि जीडीपी बढ़ती है तो जीडीपी को बढ़ाओ, असमानता धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इस विचारधारा पर भी एक तरह से प्रेरित है, इस विचारधारा पर भी प्रेरित है। तो ये भी कह रहा है कि ट्रिकल डाउन, अमीर लोगों को अमीर कर दो अर्थात जीडीपी बढ़ा दो, तो ऐसी कंडीशंस में डेवलपमेंट निकल कर आएगा, बाजार को खुला रहने दो और ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, कुशल आवंटन अपने आप ही सुनिश्चित हो जाएगा और अर्थव्यवस्था विकास की प्रक्रिया में आगे चली जाएगी। तो इस विचारधारा पर प्रेरित होकर यह विचारधारा डेवलप हुई। अब एक और विचारधारा है जिसको हम लोग मार्क्सिस्ट विचारधारा के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स, पाउल बरन, एजी फ्रैंक, समीर अमीन जैसे लोग इसमें शामिल हैं। और ये वास्तव में पूंजीवादी समाज शोषण पर आधारित है, इस बाजार व्यवस्था पर था। कहता है क्या कि भैया कार्ल मार्क्स का तो कहना है ना, एक अमीर वर्ग होगा एक गरीब वर्ग होगा, अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करेगा। ठीक है, और जब शोषण करेगा तो ऐसी कंडीशंस में सामंजस्य स्थापित होगा और सामंजस्य स्थापित होगा इस बेस पर एक तरह से चीजें संचालित होती हैं। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशंस में शक्ति का जो संचय है कुछ वर्गों और के पास हो जाता है, कुछ वर्गों के पास होता है और ऐसी कंडीशंस में असमानता यहां पर डेवलप हो जाती है। असमानता यहां पर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और जब असमानता बहुत ज्यादा एक तरह से डेवलप हो जाएगी, शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी, असमानता एक तरह से डेवलप हो जाएगी, बड़े लोगों के पास पैसा रहेगा, लोग एक तरह से असमानता कम नहीं होगी, तब फिर संरचनात्मक बदलाव करने होंगे, संरचनात्मक बदलाव करने होंगे और उन संरचनात्मक बदलाव से ही एक तरह से चीजें डेवलप होकर निकल कर आएंगी। और डेवलप होकर निकल कर आएंगी। वास्तव में क्या है कि पूंजीवाद में असमानता गहरी और अस्थायी होती है। पूंजीवाद में जो एक तरह से क्या है, असमानताएं वास्तव में क्या है, गहरी होती हैं और क्या होती हैं, ठीक है, और ठीक है, गहरी और अस्थायी होती हैं। और गहरी और अस्थायी होती है तो धीरे धीरे संपत्ति पर पूरे नियंत्रण अमीर लोग ले लेते हैं और इसीलिए क्या है कि सरकार को संरचनात्मक चेंज कुछ करने होंगे, स्ट्रक्चरल चेंज। हाँ, ये कुजनेट्स का एक तरह से जो बात है इस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुजनेट्स कहते हैं क्या कि भैया जो अगर देखा जाए ये भ्रम है कि असमानता थोड़ी बढ़ती है और बाद में असमानता घट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तव में अगर देखा जाए सही रूप से देखा जाए तो ये भ्रम है कुजनेट्स का। असमानता कम नहीं होती है, असमानता कम नहीं होती। यहां तो क्या है, असमानता केवल आर्थिक विकास से समाप्त नहीं होगी, इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तन करने होंगे, संरचनात्मक परिवर्तन करने होंगे। पूंजीवाद में असमानता गहरी और स्थायी होती है। ये कुजनेट्स साहब जो है एक भ्रम में जी रहे हैं। वास्तव में क्या
किस भ्रम में जी रहे हैं कुजनेट साहब? कुजनेट साहब इस भ्रम में जी रहे हैं कि असमानता को धीरे-धीरे कम हो जाएगी अपने आप। जबकि उसके लिए चाहिए संरचनात्मक चेंज, जबकि उसके लिए संरचनात्मक चेंज चाहिए। और ये संरचनात्मक चेंज के अंतर्गत शिक्षा और सब चीज़ों को एक तरह से वितरण के अंतर्गत रखा जाए। संस्थागत एक तरह से चेंज रखना होगा यहाँ। क्योंकि होता क्या है कि अगर पूंजी के लाभ पर आर्थिक विकास दर से अधिक है, तो ऐसी कंडीशंस में बड़ा आदमी बड़ा रह जाएगा और गरीब आदमी गरीब रह जाएगा। और ऐसी कंडीशंस में अगर हर आदमी की इनकम कितनी भी बढ़ा ली जाए, तो भी इसे असमानता को कम नहीं किया जा सकता, तब भी कम नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए कुछ संरचनात्मक परिवर्तन लाए जाए। तभी यहां पर जब संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, तभी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये दूरी कम की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती। अब यहां पर अगर देखी जाए तो ये गहरी और स्थायी बता देते हैं। ये कहते हैं गहरी और अस्थायी नहीं होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इनकी विचारधारा को थोड़ा सा बदल कर उन्होंने रिप्रेजेंट किया। संरचनात्मक परिवर्तन तो बात कर ही रहे हैं, संरचनात्मक परिवर्तन लेकिन कैसे कर रहे हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर ध्यान देना होगा तो आपकी कम हो जाएगी। तो एक तरह से इनसे भी थोड़ा बहुत अगर देखा जाए विचारधारा को प्रेरित होते हुए मान सकते हैं हम, बहुत ज्यादा यहां पर प्रेरित होकर नहीं मान। तो क्लासिकल लोग कहते हैं असमानता स्वाभाविक और अस्थायी है। ठीक, सहमत हैं कुजनेट साहब, लेकिन ग्राफ के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। नियो क्लासिकल अमीरों को बढ़ने दो, ट्रिकल डाउन होगा, इस सिद्धांत का सांख्यिकीय समर्थन किया कुजनेट साहब। ठीक है, मार्क्सिस्ट साहब असमानता पूंजीवाद का लक्षण है। ये पूंजीवाद रहेगा तो असमानता रहेगी, बिना स्ट्रक्चरल चेंज के नहीं परिवर्तन होगा। आंशिक सहमति है, लेकिन सुधार के बिना बदलाव नहीं है। ये कहते हैं सुधार से ही बदलाव होता है, वो भी संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि असमानता को कम करने वाले ग्राफ को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया और कुजनेट्स कर्व के इन विचारधाराओं पर आधारित ही सतत विकास लक्ष्य जो है उनको व्यवस्थित किया जा रहा है फिर से। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। ठीक है, और अब जीडीपी को ही केवल विकास के लक्ष्य के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि हमें दूसरे पहलू पर भी ध्यान देने की बात पर ध्यान देना होगा। इसीलिए जीडीपी के बढ़ाने पर नहीं, सतत विकास के अंतर्गत, सतत विकास 10 के अंतर्गत अनइक्वलिटी को कम करने की बात आई है, 1 के अंतर्गत गरीबी को कम करने की बात आई है, 8 के अंतर्गत डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है। अर्थात इस पर फोकस्ड होकर काम कर रहा है आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र, और काम करते हुए चीजों को आगे बढ़ा रहा है। वो कहता है केवल विकास पर केंद्रित होकर काम नहीं करना होगा, बल्कि इन पर भी काम करना होगा और इन पर भी काम करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना होगा। इस पर फोकस्ड कर रहा है या ठीक है। तो ये थे हमारे जो कुजनेट वक्र था उससे संबंधित। कुजनेट वक्र आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि आर्थिक विकास जैसे जैसे होगा असमानता पहले बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे असमानता कम हो जाएगी। ठीक, तो अब कुजनेट वक्र निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध दिखाता है, तो बताइएगा किसके साथ संबंध दिखाता है यहाँ पर। तो हमने बताया आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता के बीच। अगर ये पर्यावरण के बीच होता तो आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रदूषण के बीच हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुजनेट वक्र है ये, और ये कैसे बनता है? उल्टे यू के आकार का बनता है। इस बात को आपको दिमाग में रखकर चलना है। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। कुजनेट्स के अनुसार आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में आय असमानता बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आय असमानता बढ़ने का प्रारंभिक चरण में मुख्य कारण क्या है? फटाफट एक तरह से बताइएगा। शिक्षा और कौशल का समान पहुंच नहीं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र की तेजी से विकास नहीं। औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्र से श्रम का प्रवास, यही बताए हैं। इसका सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुजनेट्स वक्र के अनुसार आर्थिक विकास के बाद कई चरणों में आय असमानता में कमी आने का क्या कारण माना जाता है?
क्या कारण माना जाता है आय असमानता में कमी होने का? फटाफट बताओ। औद्योगिक क्षेत्र में संकुचन, शिक्षा और कौशल का समान वितरण, कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व बढ़ना, ठीक, और कमजोर और सामाजिक सुरक्षा नीति। आर्थिक विकास के बाद, मतलब आर्थिक विकास हो गया, चरणों में आय असमानता में कमी आ रही है, तो क्या कारण? ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र का संकुचन हो रहा है? नहीं। शिक्षा और कौशल का समान वितरण, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षा और कौशल का अगर वितरण होने लगा तो असमानता कम होना शुरू हो जाएगी। कुजनेट साहब इसी पर फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुजनेट वक्र के आकार और समय सीमा को प्रभावित कर सकता है? कुजनेट वक्र के आकार और समय सीमा को प्रभावित कर सकता है, फटाफट बताइएगा। कौन कर सकता है? देश की भौगोलिक स्थिति? नहीं। देश की सांस्कृतिक परंपराएं? नहीं। देश की राजनीतिक और संस्थागत संरचनाएं, क्योंकि लिंग, जाति और इसके आधार पर नीतियां बना सकते। राजनीतिक अस्थिरता भी, मजबूत संस्थान की कमी भी, प्रभावी नीतियां सरकार की, वो सब कुजनेट आकार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देश की राजनीति और संस्थागत जो संरचनाएं हैं वो इसके सही आंसर के रूप में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कुजनेट वक्र की आलोचना किस आधार पर की जाती है? आलोचना किस आधार पर होती है कुजनेट वक्र की? फटाफट आपको जवाब देना है। कुजनेट वक्र की आलोचना किस आधार पर की जाती है यहाँ, ठीक है। यह आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध को अनदेखा करता है, इसलिए यह हमेशा सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होता है। इस आधार पर यह पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव को अत्यधिक महत्व देता है। यह केवल विकसित देशों में लागू होता है, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, पर्यावरणीय कुजनेट तो है नहीं, तो उसके प्रभाव को देखेगा। ये भी नहीं, हमेशा सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होता है। ये एक तरह से हमने आपको आलोचना में इसको बताया है कि ये सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होता है। ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में रिप्रेजेंटेशन में आता है, ठीक है। कुजनेट वक्र की उल्टे यू आकार की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस अंतर्निहित मान्यता पर आधारित नहीं है? किस अंतर्निहित मान्यता पर आधारित नहीं है? फटाफट एक तरह से जवाब देना है आपको। इसका क्या जवाब होगा, ठीक है। क्या जवाब होगा, फटाफट बताइए। तकनीकी प्रगति का लाभ कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहता है, ऐसा नहीं। उल्टे आकार की परिकल्पना जो है अंतर्निहित मान्यता पर आधारित नहीं है। तकनीकी प्रगति का लाभ शुरू में कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है, ठीक है। मान्यता पर आधारित नहीं है, नहीं है भाई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है मानव पूंजी में निवेश बढ़ता जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। राजनीतिक शक्ति का वितरण आर्थिक विकास के साथ अधिक समान होता जाता है। जैसे जैसे होगा आर्थिक विकास के साथ समान होता जाएगा, बिल्कुल ठीक। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से सभी देशों में आय असमानता को कम करती है, कम नहीं करती, बढ़ा देती है। कम करती नहीं है, बढ़ा देती है वास्तव में, ठीक है। असमानता को कम कर सकता है वैश्वीकरण, ठीक है, जबकि दूसरे में एक तरह से बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अनिवार्य रूप से नहीं, कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। अनिवार्य रूप से सभी देशों में आय असमानता को कम करती है, ये अनिवार्य रूप से कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक। तो अनिवार्य लिख दिया इसमें। अनिवार्य का मतलब हो गया कि 100% यहाँ पर कम कर देगा, बढ़ा भी सकता है भाई असमानता, ये हमने देखा ही ना, ठीक है। नेक्स्ट है, कुजनेट वक्र के संदर्भ में टर्न पॉइंट क्या दर्शाता है? टर्न पॉइंट का मतलब आपने देखा था, ये था टर्न पॉइंट, क्या दर्शाता है? और इस बिंदु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं प्रमुख कारक? ये फटाफट यहां पर बताइएगा, ठीक है। आर्थिक विकास की उच्चतम दर, शिक्षा व्यय में वृद्धि और कर सुधार, आय असमानता का उच्चतम स्तर जिसके बाद वह यह कम होने लगता है, संस्थागत गुणवत्ता और सामाजिक समावेश की नीतियां, बिल्कुल ठीक बात। यही टर्निंग पॉइंट है, मतलब असमानता का सबसे उच्चतम स्तर है ये। आय असमानता का उच्चतम स्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में क्या होता है? कम होने लगती है असमानता, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, ये तो है ही नहीं। प्रति व्यक्ति आय में स्थिरता, ये भी नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? खा इसका सही आंसर होगा। आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आठवां
कुजनेट वक्र की अनुभवजन्य जांच में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? अनुभवजन्य जांच में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? फटाफट बताइएगा क्या इसकी प्रमुख चुनौती। विभिन्न देशों के लिए तुलनीय और विश्वसनीय आय असमानता डेटा की कमी, आर्थिक विकास को सटीक रूप से मापने की कठिनाई, ठीक, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी परिवर्तन जैसे अन्य कारकों के प्रभाव को अलग करना, और उपरोक्त सभी, पहला वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, यही वाला एक तरह से पहला क्वेश्चन हमने दिया था वही है, ठीक है। तो कुजनेट वक्र की अनुभवजन्य जांच में क्या प्रमुख चुनौतियां, मतलब कुजनेट वक्र की क्या चुनौतियां हैं? विभिन्न देशों के तुलनीय और विश्वसनीय आय असमानता के डेटा की कमी है, बिल्कुल ठीक है, चुनौती है ये। आर्थिक विकास को सटीक रूप से मापने की कठिनाई, आर्थिक विकास को सटीक रूप से मापे कैसे हम, ये भी एक चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी परिवर्तन जैसे अन्य कारकों के प्रभाव को अलग करना मुश्किल है, ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, अर्थात डी इसका आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। बस यही तक था, और यही तक था। तो ये रहे आपके क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को दिए थे और रिप्रेजेंट किए थे, जिसके माध्यम से हमने आपको ये क्वेश्चन कराए थे। इसी तरह से ये क्लास चलती रहेगी, चिंता मत करिएगा, और ये क्लास चलती रहेगी जिसमें हम आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे, और चिंता मत करिए, धीरे 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 धीरे, ठीक, पता नहीं चला, देखिए 20 क्लास हो गई आपकी, 20 क्लास, 20 दिन आपकी क्लास हो चुकी है, 20 टॉपिक मैंने आपको डिस्कशन कर दिए हैं यहाँ। एक एक दिन का आप नोट देख लीजिएगा, डली हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं। 365 दिन चलने वाली क्लास है ये। टॉपिक लेंगे, क्वेश्चन करा देंगे, टॉपिक लेंगे, क्वेश्चन करा देंगे, टॉपिक लेंगे, क्वेश्चन करा देंगे, पूरा इकोनॉमिक्स कवर कर देंगे इस माध्यम से। देखते चलिएगा इसी तरीके से, चिंता मत करिएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल रात्रि 9:30 बजे अपने इसी टाइम पर, और अपने दोस्त मित्र यारों को भी बता दीजिएगा कि हमारी ये क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है, जिससे वो भी लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। शुभरात्रि, वंदे मातरम आप लोगों को।